वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो हमारा सेशन होगा वो ग्रामर से होगा, जिसमें पार्ट 1 के बारे में हम पिछला पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टेंस है, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे क्या कि भैया नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भैया नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। जो जैसा कि तुम्हें पहले से बताया गया भैया, तुम्हें अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तुम अपने मेहनत को लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे तो तुम अपने तकदीर को आसानी से बदल सकते हो, आसानी से परिवर्तित कर सकते हो। जैसा कि तुम्हें पहले से पता है भैया, यदि हम क्या करें, कड़ी से कड़ी को जोड़ते रहें। यदि क्या करें भैया, यदि हम कड़ी को कड़ी से जोड़ते रहें तो वह जंजीर बन जाती है, तो वह जंजीर बन जाती है। और यदि हम मेहनत पर मेहनत करते रहें तो तकदीर बदल जाती है, तो तकदीर बदल जाती है। भैया तुम्हें यदि लगातार अपने स्टडी के प्रति लगातार तुम मेहनत करते रहोगे तो वहां पर तुम्हारी जो तकदीर है वो आराम से क्या होगी, बदल जाएगी। हर कोई तुम्हें सितारों की तरीके से चाहने शुरू कर देगा। तो आज से और अभी से मेहनत करने शुरू कर दो और लग जाओ। जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम लगातार मेहनत पे मेहनत करते रहेंगे, चाहे जो चीजें हों, चाहे जो भी हमें दिन रात एक भी करनी पड़े, फिर भी हम एक करके दिखाएंगे और अपने जिंदगी को जरूर बदल के दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेंटेंस है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और तुम्हें पता है पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जो है वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, नेगेटिव है, इनके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं भैया, रूल्स होते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। और यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। जैसा कि बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे, एकदम दिमाग में याद होना चाहिए, नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होगी डू या डज होती है। ध्यान दिया ना भैया, अगर कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो डू या डज होती है। डू या डज के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव में? नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। और यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। NEVER। ध्यान देना, किसकी इंग्लिश? कभी नहीं। यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं भैया? नेवर लिखते हैं। और उसे अफर्मेटिव के समान बनाते हैं। जैसा अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं उसी प्रकार इसको क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। अब बात किया जाए भैया अनुवाद के नियम की, तो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा। क्या होगा भैया? एक वचन कर्ता के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग। और बहुवचन कर्ता के साथ किसके साथ भैया? बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा कर्ता एक वचन होगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। एकदम दिमाग कंसंट्रेट को रखते हुए भैया हमें आगे पढ़ना है और इसी कंसंट्रेट को पढ़ते लगातार रहना है और अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट बना के रखना है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर मिस किए तो समझ में नहीं आएगा। लगातार वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। और साथ साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो यहां पर अगर हम बात करें अनुवाद के नियमों की, हम बात करते हैं नियम। सबसे पहले रूल्स की हम बात करते हैं। रूल लिख लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। जैसा कि यहां पर हम लोग पहचान जान चुके हैं
जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यदि हम बात करें पहचान के बाद किसकी बात आती है भैया? नियम की बात आती है। नियम क्या होते हैं? निगेटिव के नियम। अभी बताया गया निगेटिव बनाते समय, निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगा देते हैं भैया? नॉट, एनओटी, नॉट लगाते हैं। और यदि वाक्य के बीच में, यदि हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसके बीच में कभी नहीं शब्द आएगा, लिखेंगे क्या? यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं, NEVER, नेवर लिखते हैं। एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, और यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आए, क्या भैया? कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और उसे अफर्मेटिव के समान बनाते हैं। ध्यान दिया ना? नियम। अगर अनुवाद के नियमों की यही बात करें, किसके नियम भैया? अनुवाद के नियम। अभी बताया था यदि कर्ता हमारा क्या होगा? एक वचन कर्ता के साथ। क्या चीज? एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे भैया? डज नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट। तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एकदम दिमाग में याद होना चाहिए सबके भैया। यदि हमारा ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लगाएंगे। अनुवाद के नियम की अगर बात करें, एक वचन यदि हमारा जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, तुम्हें पहली वीडियो में बताया गया था भैया एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, है ना? या किसी का नाम हो जाएगा तो वहां एक वचन कर्ता होगा। आई, वी, यू, दे, दीज और दोस, ये हमारे क्या होते हैं? बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर बताया गया भैया एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला अगर हम बात करें इसके बाद फार्मूले की अगर बात किया जाए, जो फार्मूला है जरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर भैया बात किया जाए फार्मूले की, फार्मूला पहले से बता भैया एक वचन करता होगा तो डज नॉट, बहुवचन होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब कि फॉर्मूला, अगर फार्मूले की बात किया जाए सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे भैया? फर्स्ट फॉर्म। यस या यस इसमें नहीं लगेगा, ओनली केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जब हम, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, हम एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ रहे हैं भैया। एक्टिव और पैसिव के फॉर्मूलों की बात किया जाए, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे अपना नया सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर, और प्लस एक चीज और लगाएंगे भैया, क्या चीज? नॉट। जब भी पैसिव वॉइस बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये है भैया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, जैसे वह खाना नहीं खाते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। फॉर्मूला ऊपर लिखा गया भैया, सब्जेक्ट डू या डैश प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पैसिव वॉइस का लिखा गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू सब्जेक्ट प्लस एमआर। तुम्हें पहले से बता भैया, एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे, दो वचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यदि आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, और प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसकी पैसिव की बात, मतलब एक्टिव की बात करें, तो वही इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले हमें पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटेंस लिख दिया गया, ये हमारा सेंटेंस लिख दिया गया और हमें पता नहीं है इसमें कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं भैया, यदि हम वाक्य में हु लगाते हैं, यदि हम वाक्य में हु लगाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। हु मीन्स कौन, इसे कौन खाना नहीं खाते हैं, कौन खाना नहीं खाते हैं, तो हमें मिलता है वे। जो आंसर मिलेगा भैया वे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। दिमाग में याद होना भैया, यदि हम वाक्य में हु लगाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन खाना नहीं खाते हैं, आंसर क्या मिल रहा भैया, वे हमारा सब्जेक्ट हो गया। यदि हम वाक्य में व्हाट वेयर व्हेन का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे वह क्या नहीं खाते हैं, वह क्या नहीं खाते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा भैया खाना। खाना जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यदि मतलब कि बात किया जाए वर्ब इसमें है, वर्ब कैसे कहते हैं, तो यहां पर जो सेंटेंस में जो शब्द कार्य का करना या होना प्रदर्शित करेगा, किसका काम किया जा रहा है भैया, खाने का काम हो रहा है। इस सेंटेंस में किसका काम किया जा रहा है, खाने का काम हो रहा है। ये जो खाना है ये वर्ब हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम फार्मूले की बात करें, सब्जेक्ट है वही की इंग्लिश क्या हो जाएगी भैया, दे। क्या हो जाएगी, दे। इसके बाद अब ये हमारा तुम्हें पहले से पता है बहुवचन करता है, क्योंकि आई वी यू दे दीज दोज, आई वी यू दे दीज दोज, ये जो होते हैं हमारे बहुवचन कर्ता बताए गए हैं। तो वही हमारा बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता के साथ बताया गया किसका प्रयोग करेंगे भैया, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट। इसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब हमारा क्या है, खाना। वर्ब क्या है, खाना। खाना की इंग्लिश क्या होती है भैया, ईट, दे डू नॉट ईट। इसके बाद अगर बात करें जो भोजन है, भोजन मतलब क्या, खाना, ये हमारा क्या होगा, द फूड। क्या हो जाएगा भैया, द फूड। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है द फूड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फूड। क्या लिखेंगे भैया, द फूड। और ये द फूड हमारा क्या है, एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं। खाना हमारा ढेर सारा तो होता ही है, रोटी सब्जी दाल चावल ढेर सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं, हमारा जो माना जाता है इसको एक वचन कर्ता के अंतर्गत माना जाता है, तो यह द फूड। इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं भैया, इसका प्रयोग करते हैं। द फूड इज, फॉर्मूले में क्या है, नॉट है, नॉट लगा देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, ईट है, और ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है, ईट एट इटेन होता है। क्या होगा भैया, इटेन। फॉर्मूले में है वाई बाई, बाई का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्टिव केस तुम्हें पहले से बताया गया भैया, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ये तो रहा हमारा क्या चल रहा, निगेटिव का। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे वहां एक पत्र नहीं लिखता है, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो पहले से बताया भैया, है शब्द आया प्रेजेंट, तातीते आया तो सॉरी, तातीते आया तो इंडेफिनिट, है शब्द आया तो प्रेजेंट, तातीते आया इंडेफिनिट, नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बन गया सेंटेंस भैया, नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं भैया, जिसे कौन एक पत्र नहीं लिखता है, तुम्हें पहले बताया यदि सेंटेंस में यदि वाक्य में हु लगाएंगे, कौन लगाएंगे, तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। कौन एक पत्र नहीं लिखता है, आंसर क्या मिलना भैया, वह हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा,
सब्जेक्ट, कौन एक पद नहीं लिखता है, वह एक पद नहीं लिखता है, वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वह क्या नहीं लिखता है, एक पत्र नहीं लिखता है, वह क्या नहीं लिखता है, एक पत्र नहीं लिखता है। एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। काम किसका हो रहा है भैया सेंटेंस में, लिखने का काम हो रहा है, लेखनी का कार्य हो रहा है, तो लिखना ही हमारे क्या हो गई भैया, वर्ब हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें इसके एक्टिव वॉइस के, सबसे पहले क्या है फार्मूले में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या भैया, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। क्या हो जाएगी भैया, ही। डू या डज का प्रयोग करेंगे, देखेंगे हमने बताया था ही सी इट, है ना, ही सी इट जो है वो एक वचन हो, तो वह हमारा एक वचन करता हुआ, एक वचन करता के साथ किसका प्रयोग करेंगे भैया, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। क्या हो जाएगा भैया, ही डज नॉट। इसके बाद वर्ब हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तुम्हारा क्या है, लिखना। लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, WRIT। ही डज नॉट राइट। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ए लेटर। क्या चीज, एक पत्र आए तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा जो ए लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसको सबसे पहले लाएंगे, लिखेंगे ए लेटर। और ए लेटर हमारा एक वचन करता है, तो इसका प्रयोग करेंगे भैया इज नॉट। ए लेटर इज नॉट। इसके बाद राइट, रोट, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न का प्रयोग कर देंगे। ए लेटर इज नॉट रिटर्न। फॉर्मूलिन क्या भैया, बाई है, बाई का प्रयोग करें। सब्जेक्ट कौन सा, नया ऑब्जेक्ट, हे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या हो जाएगा भैया, हिम हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव था, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे जस्ट इसी के तुरंत बाद, थोड़ा सा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की बात करें तो स्क्रीनशॉट लेना भैया। एक अगर हम बात करें भैया किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब यही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव लिखा जाता है, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC। तो यहां पर अगर हम बात करें, इंटेरोगेटिव लिखा है, इंट्रोगेटिव लिखा जाता है, इंटेरोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव जाता है। जो इंग्लिश है भैया, जो इंग्लिश में जो चीज लिखा होगा तो अर्थ का अनर्थ निकलना शुरू हो जाएगा। अगर इंग्लिश में जो लिखा हम वही पढ़ना शुरू करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इंग्लिश और केमिस्ट्री दिमाग में याद है, इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों अपवाद है विषय सब्जेक्ट में, एकदम अपवाद सब्जेक्ट पर ये चलते रहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए भैया, डू या डज प्लस नॉट वर्टिफाइड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का था। लेकिन पैसिव वॉइस में सेम वही चीजें होंगी, बस फर्क कितना होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो ध्यान देना भैया, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, इसके बाद इनके रूल को थोड़ा सा समझते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब कि इंट्रोगेटिव जब हम क्या करते हैं, बनाते हैं भैया, तो सहायक क्रिया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो जो इनकी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उनको क्या किया जाता है भैया, सबसे पहले लिख देते हैं। मतलब कि इंट्रोगेटिव जो है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद, सॉरी, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। अगर ये हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सहायक क्रिया को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अनुवाद की पहचान तो वही है, तो तुम्हारा पुराना ही। अगर पहचान की बात किया जाए, किसके पहचान, पहचान की अगर हम बात करें, क्या है होता है भैया, ता है, ती है, ते है। मतलब कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है,
और ते हैं। तो यही इनकी क्या होती है, पहचान होती है किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ता है, ती है और ते हैं। आदि शब्द आएंगे तथा कार्य के वर्तमान काल में क्या होगा, जारी रहना पाया जाएगा। इंट्रोगेटिव की अगर बात किया जाए, इनके इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं बताया गया। इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक, सॉरी बनाते नॉट नहीं लगाते हैं, सॉरी है थोड़ा सा, यहां पर इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को क्या करते हैं भैया, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं भैया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर अनुवाद की बात, नियम की बात किया जाए भैया, हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब कि यदि अनुवाद के नियम की बात किया जाए तो एक वचन का कर्ता होगा, सीधा एक काम करेंगे, डज का, केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, डज की बात करेंगे। अगर ये हमारा बहुवचन कर्ता होगा, बहुवचन कर्ता होगा, बहुवचन कर्ता के साथ हम दो का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा जो कर्ता होगा एक वचन कर्ता होगा, एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। यदि जो हमारा ये कर्ता होगा एक वचन कर्ता होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता होगा हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें जो हमारा अनुवाद के नियम की, तो एक वचन कर्ता के साथ किसके क्या हेडिंग पड़ेगी भैया, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो भैया अनुवाद के नियम, हम लोग नियम की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अनुवाद के नियमों की अगर बात किया जाए, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो ये अनुवाद के नियम था। अगर इनके फार्मूलों की अगर हम बात करें, यदि हमारा जो कर्ता होगा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यदि एक वचन करता होगा डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। और नॉट तब लगाएंगे भैया जब ये निगेटिव होगा, थोड़ा सा ध्यान दें, निगेटिव में नॉट लगाते हैं। और जब हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव होगा तब भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फार्मूले की अगर हम बात करें, किसके भैया, फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, क्या होगा भैया, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये मत भूलना भैया, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा किसका फॉर्मूला था, एक्टिव। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लिखते हैं भैया, इज, एम, आर, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट, प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का होती है प्रयोग, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये हमारी क्या चीज भैया, पैसिव। ये पैसिव वॉइस होती है। जब हम इनके एग्जाम्पलों की बात करें तो यहां पर जो एग्जाम्पल होंगे वो हमारा क्या होगा भैया, एग्जाम्पल। इसे क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। तो भैया अभी अगर मान लेते हैं, क्या शब्द मान लेते हैं छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो शब्द आ रहा है तो हमारे दिमाग में याद आ गया कि ये प्रेजेंट है। थोड़ा सा और पीछे आए तो यहां पर देखा ताती थे तो मतलब इनडेफिनिट हुआ, तो दोनों मिला के प्रेजेंट इनडेफिनिट। लेकिन इसमें क्या शब्द यदि पहले जुड़ा है तो इसमें क्या शब्द आगे जुड़ा है, तो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम बताए हैं, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर अनुवाद के नियम भी वही लिखा, एक वचनकर्ता के साथ डस, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर, एक वचन होगा, उसके बाद साथ हम डस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तुम है, इसके बाद पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डू। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे भैया, डू यू, है ना। इसके बाद पढ़ने के लिए क्या होती है, रीड, READ, डू यू रीड क्या चीज, ए बुक, ए बुक। क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो, डू यू रीड ए बुक। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे ये बुक एक पुस्तक एक वचन करता है, तो इसलिए यहां पर किसका प्रयोग कर देंगे भैया, इज। किसका प्रयोग करेंगे, इज। इसके बाद ए बुक ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू सब्जेक्ट दिख रहा है भैया यहाँ पे। तो यहां पर अगर बात किया जाए ए बुक इज ए बुक, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसका है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड होता है, स्पेलिंग वही होती है, पढ़ा जाता है। ए बुक इज रेड बाई यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही होगा। और एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। आज का सेशन इतना ही, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के बारे में और क्वेश्चन वर्ड के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। हमारे इस चैनल को, एजुकेशन कोचिंग क्लासेस के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।